नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जैसे कि सुपर टेट अब धीरे धीरे अफवाहें उड़ने लगी, 17,000 वैकेंसी आने की चांसेस बन रहा है। अब क्या है, अब जो है नींद हराम होने वाली है लोगों की, सबकी अब होड़ लग जाएगा। जब तक समय था तब तक नहीं, अब होड़ लगने वाला है। अब दौड़ लगेगी। पहले प्रैक्टिस नहीं होगा, तुरंत ही दौड़ लगेगी। तो कितना कुछ दूर जाके हाँ फतवा ही जाना है। वैसे कोई बात नहीं, आगे चलते हैं इसमें। आइए चलते हैं। हम लोगों ने कल जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, है ना। क्या पढ़े थे भाई? विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। यही हेडिंग लिखवाई थी दोस्तों। और इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एक है वातावरण के प्रभाव से। फिर मैंने दूसरा बताया था वंशानुक्रम, आनुवांशिकता जिसे कहते हैं आप, आनुवांशिकता जिसे इनहेरिटेंसी कहते हैं, वंशानुगतता। इतनी बार और सारी चीज़ें आपने, भोजन देखा था, रोग दोष देखा था, इत्यादि चीज़ें, सारी चीज़ें देखा था आपने विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में। ठीक है, परिवार था, संस्कृति थी, ठीक, सारी चीज़ें प्रभावित कर रही थी। इतनी बातें हम लोगों ने कल देख लिया था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो विकास को प्रभावित करता है वो पॉइंट 2 है। विकास को सबसे ज़्यादा ये दोनों बिंदु जो है प्रभावित करते हैं। उस बिंदु में एक बिंदु ये है जो इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है आपके सुपर टेट और टेट में। अभी हम दिखाएंगे कितने क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और आने के चांसेस हैं, या हमेशा किसी न किसी राज्य में ये पूछा ही जाएगा। यूपी में तो मतलब पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने बोर्ड के ऊपर देख रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, आनुवांशिकता या वंशानुक्रम मुख्य हेडिंग ही डाल दी गई है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत हम चलते हैं सर फ्रांसिस गाल्टन 1 का। ये नियम आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? सर फ्रांसिस गाल्टन का आनुवांशिकता को बताने का यही मतलब था। वो कहते हैं कि जो बच्चों के पास गुण आते हैं, उन्होंने बताया कितने प्रतिशत आते हैं। बच्चों के पास जो माता पिता से या संतान में जो गुण आते हैं या दोष आते हैं या रोग आते हैं, वो उनमें कितने प्रतिशत आते हैं और कौन किस स्टेज का कितना प्रतिशत उनमें मिलता है। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने कहा कि भैया कि 50%, मैं गाल्टन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, गाल्टन की बात कर रहा हूँ। गाल्टन ने कहा 50% पिता पक्ष से और 50% माता पक्ष से। पिता के पक्ष से 50% और माता के पक्ष से 50%। गाल्टन की बात हो रही, गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन की, है ना। मैं लिख देता हूँ पूरा, फ्रांसिस गाल्टन की बात करूँ। ठीक, इसको मैं अलग ही कर देता हूँ, नहीं तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये समझाने के लिए थोड़ी सी इतना जगह है, आप समझते रहिएगा। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने कहा कि 50% गुण दोष माता पक्ष से और 50% गुण दोष क्या है, माता पक्ष से। कहने का मतलब प्रतिशतता बताई है कि आनुवांशिकी के दौर में अगर मैं देखूं तो कितना प्रभावित करता है बच्चे के गुण दोष को। 50% माता पिता के पक्ष से ये गुण आते हैं, है कि नहीं। अभी हम आपको बताएंगे आगे भी कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत तीव्र बुद्धि के माता पिता हो तो बच्चे भी बहुत तीव्र होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ फ्रांसिस गाल्टन पर कंसंट्रेट होइए। दूसरी बात फिर कहते हैं कि 25% पितामह पक्ष से और 25% माता मही पक्ष से, माता मही पक्ष से। ठीक, दूसरा बिंदु हो गया। फिर कहते हैं 12.5%
पर पितामह ना, पर पितामह पक्ष से, और 12.5% पर मातामही कह सकते हैं, या परम ही कह सकते हो। वैसे ये पर हो गए, ये सब परम ही कर सकते हैं, ठीक है। परम पितामह, और यहाँ आप कर सकते हैं परम माता मही, ठीक। एक पीढ़ी के ऊपर जा रहा है, एक पीढ़ी के ऊपर 25%, मतलब कि जो हमारे दादा है, माता पिता है, उनमें जो उनसे जो हमें गुण प्राप्त होता है, दोष प्राप्त होते हैं, 50% के गुण दोष आते हैं उनसे एक पीढ़ी के ऊपर, मतलब उनके पापा है ना, मतलब पितामह हमारे, उनसे हमें कितना मिलेगा 25%। इनके एक पीढ़ी के ऊपर, मतलब इनके पिता हमारे परम पितामह या परम पिता मातामही, उनसे भी गुण दोष आते हैं। कितना प्रतिशत? 12.5%। फिर देखिए 6.5% इसके एक पीढ़ी के ऊपर, इसके एक पीढ़ी के ऊपर, फिर यह और घट के कम हो जाता है। इसके एक पीढ़ी के ऊपर माता पिता पक्ष से, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, माता पिता पक्ष से, ठीक। एक बात हो गई। फिर देखिए 3.25% इसके भी एक पीढ़ी के ऊपर है ना, इसके भी एक पीढ़ी के ऊपर, किसके? इसके एक पीढ़ी के ऊपर, वही बात, माता पिता पक्ष दोनों से। इतनी बात समझ गए। ये जो भैया आप देखे हो, ये जो आप अभी देखे हैं सर फ्रांसिस गाल्टन 1 का जो सिद्धांत था, ये आनुवांशिकता से प्रभावित होने वाले जो कारक हैं, जो लक्षण हैं, उन्होंने प्रतिशतता में बताया कि कितने प्रतिशत गुण दोष बच्चे को अपने अगले वंश में प्रभावित करता है, या कितना उनको जोड़ घटा दे सकता है, उनके जो गुण होते हैं उसमें कितना प्रभाव कर सकता है। आप देखे होंगे समाज में कुछ लोगों के क्या होते हैं, कुछ रोग होते हैं, फर्स्ट स्किन रोग होता है, चर्म रोग कहते हैं, है कि नहीं, कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी रोग होता है, ये सारे वंशानुगत रोग हैं, है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं। तो ये क्या है, प्रभावित कर देते हैं विकास को। अच्छा, विकास के क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं, हम शुरुआत में देखिए, आज फिर कह रहे हैं, हर वीडियो में एक लाइन या कहते जरूर मिलूंगा मैं कि यह विकास का पार्ट है भैया, यह विकास। तो विकास और अधिगम 2 पार्ट में अपने ही तरीके से हम पढ़ाते हैं। तो विकास का एक अलग पार्ट इस तरीके से, फिर अधिगम का दूसरा पार्ट, पूरी साइकोलॉजी कवरअप हो जाएगी, ठीक। इतनी बात हो गई। तो सर फ्रांसिस गाल्टन अगर आपसे पूछता है कि 50% पिता पक्ष से और 50% माता पक्ष से यह गुण प्राप्त करता है, ये इसको डिफाइन करने वाले कौन है? सर फ्रांसिस गाल्टन है। यह आनुवांशिकता को प्रतिशतता में बताने के लिए कौन जाने जाते हैं? तो सर फ्रांसिस गाल्टन 1 है, ठीक। इसी प्रकार से 25%, इसी प्रकार से अब आपसे सीधे पूछता है कि 12.5% गुण दोष पाए जाते हैं बालक में, वह किसके अंतर्गत होगा? लिखेगा पिता पक्ष से माता पक्ष से, फिर लिखेगा पितामह पक्ष से मातामही पक्ष से, फिर लिखेगा परम पितामह परम मातामही पक्ष से, फिर लिखेगा इसके भी एक पीढ़ी के ऊपर। तो किसके अंतर्गत आएगा? परम पितामह और परम मातामही, 12.5% इस क्षेत्र से आता है। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। वैसे अगर इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितनी चीज़ें हम ये बिंदु आपको लिखाते हैं इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? आनुवांशिकता, इनहेरिटेंसी, वंशानुगतता, ठीक है। इसी को देख रहे हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जो बिंदु था उसी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो भैया, शेयर तो करो यार। इतने लोग देखते हो लेकिन पता चलता है कि आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो और चोरी चोरी पढ़ लेते हो, हैं? काहे गुरु से कपट कर रहे हो? ठीक, बात करते हैं फिर लैमार्क। लैमार्क का सिद्धांत क्या है भाई? लैमार्क को पहली बात विकासवाद सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। लैमार्क को विकास, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकासवाद सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है लैमार्क को। ये बात समझिए कि नहीं? अब हमको समझने की बात, ज़रूरी बात यह है कि विकासवाद सिद्धांत क्या होता है, लैमार्क के विकासवाद सिद्धांत का क्या मतलब है। एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन
विकासवाद सिद्धांत के जनक कौन है? तो आंसर हो जाता है लैमार्क। विकासवाद सिद्धांत के जनक कौन हो जाते हैं भैया? लैमार्क हो जाते हैं। अब जानने की बात है विकासवाद सिद्धांत होता क्या है। विकासवाद सिद्धांत क्या है? एक्चुअली विकासवाद सिद्धांत को ही अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत कहते हैं। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत कहते हैं। समझने की बात यह है कि अर्जित गुण होता क्या है? क्या होता है भाई अर्जित गुण? यही आपके दिमाग में चल रहा होगा और यहीं से बनता है क्वेश्चन। तो अर्जित गुणों के स्थानांतरण तो आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफ़र है ना, ट्रांसफ़र होना, हस्तांतरित होना, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अर्जित गुण क्या है? अब जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा होगा लैमार्क के सिद्धांत में, जिराफ की गर्दन पर इन्होंने रिसर्च किया। किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किया। ये हमेशा आपके चाहे टेट हो और चाहे एस्टेट हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। ठीक है कि नहीं भैया? तो लैमार्क का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे क्वेश्चन बनता है कि विकासवाद सिद्धांत के जनक कौन है? लैमार्क। ठीक, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया? तो भैया लैमार्क। दो चीज़ अभी मैं समझा रहा हूँ अर्जित गुण का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है भाई, वो देख लें। कहेगा लैमार्क ने आनुवांशिकता को या वंशानुक्रम को बताने के लिए किस पर प्रयोग किया? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा भाई? तो होगा जिराफ की गर्दन पर। जिराफ की गर्दन पर, यहीं से प्रूफ हो जाएगा। ठीक, आंसर ये होगा। किस पर भाई? अब ये ऑप्शन अलग अलग बना देता, कुत्ते पर, बनमानुष पर, बंदर पर, जिराफ की गर्दन पर या जिराफ पर, तो वहाँ से निकल के आता है आंसर। हमें उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। तो 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से हम जहाँ से क्वेश्चन बनता टॉपिक उठाते हैं तो क्वेश्चन भी हम लोग उसी समय देखते चलते हैं, है ना, ताकि वो फिर बाद के लिए कन्फ्यूज़न रह जाए, क्योंकि उतनी दूर से आप पूछ नहीं पाते हो कि सर इस पे कैसा क्वेश्चन बनता, आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन बचा यहाँ पे, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत। अर्जित गुण क्या होता है? अर्जित गुण से तात्पर्य होता है कि स्वयं द्वारा अर्जित किया हुआ, स्वयं द्वारा बनाया हुआ, अर्जन का मतलब क्या हुआ? धारित किया हुआ। ठीक, अर्जित किया गया गुण, स्वयं द्वारा अर्जित किया गया गुण। हमें बताओ, जिराफ की गर्दन पर आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में पढ़ा होगा, 9th में NCERT में, या जो भी आप कोई भी किताब यूपी में रह रहे हो, चाहे आप सरकारी विद्यालय के पढ़े हुए स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो पढ़ाया गया है। क्यों? मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, वहाँ पढ़ाया गया है। तो जिराफ की गर्दन पर जो रिसर्च किया, कहते हैं अफ्रीका के क्षेत्रों में, इस कहानी ही बता देता हूँ आपको छोटा सा। कहते हैं अफ्रीकी क्षेत्र में क्या था, ये एक्चुअली पहले जो जिराफ हुआ करता था, तो जिराफ का गर्दन आप देखते हो, तो जिराफ का गर्दन थोड़ी सी क्या होता है, यूँ आकार का होता है जिराफ का गर्दन ना, थोड़ी सी लंबा। क्यों? ऐसे समझ लो भाई ना, इस आकार का इस समय होता है। ठीक, लेकिन क्या है, उस समय जो जिराफ का गर्दन हुआ करता था वो घोड़े के आकार का था। ठीक, इस तरीके से था।
ऐसा था पहले, मतलब घोड़े के आकार का, वहाँ से क्या मोटा हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो यह परिवर्तित हो करके इसमें तब्दील हो गया। इतनी लंबी गर्दन और पैर भी घोड़े की तरह होते थे। इसके पैर जो थे, ठीक, इसके जो पैर थे वो लंबे लंबे दिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या थे, इसके पैर एकदम नॉर्मली सबके जैसा था, लेकिन यहाँ इसका पैर थोड़ी सी लंबा हो गया। ऐसा क्या कंडीशन बना, यही तो आपने पढ़ा होगा। तो बताया गया कि क्या, एक छोटी सी कहानी थी, लग जरूर बगुला जैसे रहा है, लेकिन आप समझिएगा कि ये जिराफ है और घोड़े के गर्दन का आकार इतना है, नहीं तो पता चले कि आप लोग जो है अपने मन से कि ऐसा है। समझाने का बस एक दृष्टिकोण है, ठीक, उसको आप समझिए। तो ये मानिए कि यह एक जिराफ है, जिराफ का चित्र आप जानते हो, अपने दिमाग बनाइए और देखिए उसके आगे का जो पैर है और उसकी आगे जो गर्दन है वो लंबी है ना। लेकिन अगर एक आकार बनाओ अपने दिमाग में, देखो कि घोड़ा है तो घोड़े का क्या है, चारों पैर बराबर होते हैं और गर्दन मोटी होती है। तो घोड़े के ही आकार का पहले जिराफ हुआ करता था, है ना। फिर ऐसा क्या हुआ जो इसमें परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब कि वह जब पैदा हुआ पहले, उसका पहले वंश में देखा जाए तो जब पहला हुआ तो घोड़े जैसा उसका स्ट्रक्चर रहा होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके वंश में ही परिवर्तन आ गया, उनकी गर्दन लंबी होने लगी और ये आगे उनका पैर लंबा होने लगा। क्यों, एक बात जानने की ज़रूरत है। तो आपने पढ़ा भी होगा क्या हुआ कि अफ्रीका के क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि जंगलों में जो है नीचे सूखा पड़ गया, पत्ते हरे भरे रह गए ऊपर पेड़ों पर, लेकिन ज़मीन पर खाने के लिए उनके लिए कुछ रहा नहीं। अब वो क्या कर दे, अपने जीने मरता क्या नहीं करता, जीने के लिए वो पेड़ों पर उचक उचक करके खाना प्रारंभ कर दिए, पेड़ों से पत्तियाँ फूल पत्ते उसके। अब वो क्या किए, वो हो गई उनकी हैबिट। अब उनके वंश में जितने भी लोग थे उस दरमियान, जब उस कंडीशन के दौरान, तो सब लोग अपने पैर को उचका उचका करके गर्दन लंबी कर करके, और जो नहीं खा पाए वो मर गए। जिन्होंने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाया वो जिंदा थे और वही अपने वंश को बदलने में कामयाब रहे, और आज घोड़े की जगह उसकी गर्दन इस तरीके की हो गई, घोड़े के आकार की बजाय इस तरीके की, जिराफ की गर्दन इस तरीके की हो गई, है ना। और जो नहीं बदल पाए वो मर गए, और जो जिंदा रहे आज वही बदल के पूरे कंगारू का रूप देख लीजिए, सॉरी जिराफ जो है इस तरीके का हो गया। कहने का तात्पर्य बस इतना ही था कि उचका उचका के जब ये खा रहे थे तो मम्मी भी खा रही थी, पापा भी वैसे खा रहे थे। तो देखा गया कुछ समय के बाद, जैसा कि इनके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, लैमार्क के अकॉर्डिंग, देखा गया कुछ समय के बाद कि उचका उचका खाने के बाद इनके बच्चे जब पैदा हुए, धीरे धीरे उनके पैर और उनकी गर्दन लंबी सी होने लगी। और फिर जब वो पैदा होते तो ज़मीन पर ना खा पाते, वो अपने इन्वायरमेंट के प्रभाव से माता पिता के ऊपर उचक उचक के खाने का वो देख देख करके वो भी उचक उचक के खाने लगे। और खाते खाते क्या हुआ, अब उनकी भी जो संतानें हुई, देखा गया कुछ पीढ़ियां बीती उनके, और देखा गया कि उनकी आगे का पैर और उनकी आगे की गर्दन ये लंबी हो गई, पूरी गर्दन और उनका पैर। और जब उनके बच्चे पैदा हुए तो अब इनकी एक अलग नस्ल ही थी। यही लैमार्क का सिद्धांत था। तो कहने का मतलब कि यह पहले से नहीं था, लेकिन इतनी पूरी कहानी के पीछे एक चीज़ मैंने बताया, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ अर्जित गुणों का स्थानांतरण, यही बिंदु पे मैं अटका हूँ क्योंकि मैंने लिखा स्वयं द्वारा अर्जित किया गया गुण। तो एक बात बताओ, घोड़े के आकार का गर्दन और उसका पैर तब्दील हुआ लंबा, उससे चेंजमेंट आया और ये उनके वंश में परिवर्तित हो गया। तो यह क्या भगवान द्वारा या प्रकृति द्वारा यह गुण था या स्वयं द्वारा बनाया गया गुण था? और अगर इसका आंसर है कि स्वयं द्वारा अर्जित किया गया गुण है तो इसी को कहते हैं अर्जित गुण। और अर्जित गुणों के स्थानांतरण का मतलब इस गुण को स्थानांतरित कर दिया इस गुण में, इसे कहते हैं अर्जित गुण के स्थानांतरण का सिद्धांत। किसने दिया? लैमार्क ने। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने। फिर कहे स्वयं को अर्जित किया गया गुण क्या कहलाता है? अर्जित गुण कहलाता है, या स्वयं द्वारा अर्जित किया गया गुण अर्जित गुण कहलाता है। ठीक, अर्जित गुण के स्थानांतरण की बात हो गई। विकासवाद, अब ये उनके विकास है, विकासवाद सिद्धांत के जनक कौन कहलाते हैं? भाई लैमार्क कहे जाते हैं, है ना। इनके जनक कौन कहलाते हैं? लैमार्क कहलाते हैं। एक क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। उम्मीद है कि यहाँ से अब आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं, जब भी आए बस सुना होगा अगर कान खोल के, तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप चाहे लिखिए या ना लिखिए, लेकिन इतनी बात जान लीजिएगा, इतनी चीज़ जरूर नोट डाउन करा करिए। कम से कम विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक लैमार्क हैं। इन्होंने प्रयोग किया जिराफ की गर्दन पर। और अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत भी किसने दिया?
लैमार्क ने दिया, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत डिपेंड करता है विकासवाद के सिद्धांत पर, और विकासवाद सिद्धांत के अंतर्गत अर्जित गुणों के सिद्धांत को अगर देखें तो अर्जित गुण कहलाता है स्वयं द्वारा अर्जित किया गया गुण, और लैमार्क ने आनुवांशिकता या आनुवांशिकी को बताने के लिए ही जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किया था। इतना बड़ा चीज कॉन्सेप्ट था, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, और किताब में पढ़ते तो पूरी एक थ्योरी थी। ये मैंने एकदम क्लियर एंड कट तब प्योर चीज़ बता दी, और इससे ऊपर कभी बना नहीं सकता क्वेश्चन। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी फिर आगे चलते हैं। ठीक, फटाफट आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये भी इम्पॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रत्यागमन का सिद्धांत, इसको तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं, लैमार्क को बताने की ज़रूरत ही नहीं, ये सब आ चुके हैं, आप देखे होंगे 2011 से लेकर अब तक। अगर एक बारी पेपर खंगाला करिए और देखिए कि क्या यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे क्या पढ़ाते हैं, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो पैसे मोटी रकम ले रहे हैं, तो ज़रा वहाँ भी तुलना किया करिए, तब आपको पता चलेगा कि ये जो जेडी इंस्टीट्यूट है आपके लिए क्या कर रहा है। ठीक है, एक बारी 2011 से पेपर तो उठा को देखो, तब पता चलेगा कि यहाँ क्या चल रहा है। एक भी वीडियो मिस नहीं करेगा आपके पेपर से कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना आया हो। ठीक, आइए चलते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या भाई? प्रत्यागमन का सिद्धांत यही मैंने अभी आपको बताया था। हमने कहा कि यह जरूरी नहीं है, प्रत्यागमन के सिद्धांत की बात मैं करूं, मैं एक लाइन सीधी लिखता हूं प्रत्यागमन का। यह जरूरी नहीं है कि तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान भी तीव्र बुद्धि के हों, तीव्र बुद्धि के हों, या इसी बात को मैं फिर कह देता हूं, यह जरूरी नहीं है कि तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान भी तीव्र बुद्धि के हों, जरूरी तो नहीं है, या कमजोर बुद्धि के माता पिता की संतान भी कमजोर हो, यह भी निश्चित नहीं, मतलब इसे नहीं कहा जा सकता। एग्री हैं आप लोग? क्या इस लाइन से, इस पंक्ति से एग्री करते हैं आप? थोड़ा इंक डालिए, बोलो। क्या आप एग्री हैं? यह जरूरी नहीं है कि तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान भी तीव्र बुद्धि के हो। जरूरी है क्या कि अगर माता पिता, अगर ऐसा होता तब तो आईएएस का लड़का आईएएस होता, तब तो एक वंश है उसी का होता। इनके वंश में डॉक्टर वाले हैं, ये वंश इंजीनियर वाला है, जीन में आएगा क्या? वो भले कह दिया जाता है कि अरे भैया इनका जीने है डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, नहीं, वो पैसे के दम पे होता है। एक्चुअली कोई एक पूरे पुश्त में कोई एक वैज्ञानिक होता है ना, पूरे ख़ानदान में कोई एक नौकरी पाने वाला होता है। गांव में देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि पापा अगर आईएएस है तो एसडीएम है तो बच्चा भी एसडीएम हो सकता है, उनसे आगे भी चला जाए। हो सकता पापा उतना सोचे भी ना हो, बेटा जो काम कर दे, है कि नहीं? तो ये ज़रूरी थोड़ी। आजकल के युग में आप देख रहे हो, पापा जानते थे या मम्मी पापा जानते थे क्या कि ये दौर ऐसा आएगा जो मीडिया का युग होगा, जिसमें इंटरनेट की व्यवस्था होगी, लोग सर्वर हैक कर लेते हैं। बच्चे तो कर गुजरते हैं 12 साल में, है ना। यूनियन बैंक का पूरा वही हैक कर लिए। तो ये मम्मी पापा के बस की बात थी उस समय? पता ही नहीं था उसमें। लेकिन आजकल के बच्चे और स्मार्ट हैं, तो उतनी बुद्धि तो नहीं रही होगी। तो इस समय कहने का ये भी ज़रूरी नहीं है कि माता पिता अगर तेज हो तो उनके बच्चे तेज हों, कमज़ोर भी हो सकते हैं, उनसे कमज़ोर हो सकता है। ये तो आईक्यू पर डिपेंड करता है ना।
तो ये कहने का मतलब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ें क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत है। इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत। अच्छा, कहीं कहीं पे हमने देखा भी है, पूछ सकता आपसे, प्रत्यागमन का सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रत्यागमन सिद्धांत दिया किसने दिया, तो सोरेनसन ने दिया। किसने दिया भाई, सोरेनसन ने दिया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ें। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों, अच्छी तरीके से आ गई होगी समझ में, और समझ में आती है तो बस इतना किया, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझ में आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं लगता है कि फिर कहना भूल गया या कम कहता हूं, क्योंकि यह वीडियो उन ग्रामीण अंचल में रह रहे उन बच्चों के लिए बनाता हूं मैं, या हम लोग उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जो बेचारे क्लासेस नहीं आ सकते, है कि नहीं, जो वहाँ नहीं पहुँच सकते। मान लो आप पहुँच जाते हो, आप कहीं से और पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आपके लिए लाभान्वित, लेकिन उन बच्चों के पास कोई सहारा नहीं है, तो हो सकता है कहीं से भी उनके पास मोबाइल की भी व्यवस्था हो सकता ना हो, तो किसी के पास भी पा के वो देख सकते हैं। कम से कम वहाँ तक शेयर तो कर दो, सब्सक्राइब तो कर दो, आप स्वयं भी कर दो, उनके पास भेजो, तो उनके पास कम से कम 14 सब्जेक्ट और पा जाएंगे इस चैनल पे, जो कहीं से नहीं पढ़ पाते। तो आपके पास हो सकती व्यवस्था हो, लेकिन दूसरे के बारे में सोचना मानवता कहलाता है, जैसा कि हम कर रहे हैं, आप भी करिए। आइए चलते हैं मेंडल का सिद्धांत। भाई मेंडल का सिद्धांत क्या करता है, यहाँ मैं मिटा देता हूँ इसको, ये आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो अगर मैं प्रत्यागमन का सिद्धांत आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, कहोगे सीधी सी बात, यह जरूरी नहीं है कि तीव्र बुद्धि के माता पिता के बच्चे भी तीव्र हों, बस बात खत्म। यही प्रत्यागमन का नियम है और कुछ नहीं। अब इसी को प्रूफ करने के लिए आप चाहे जो एक थ्योरी उठा सकते हो, कोई भी एक क्वेश्चन बना सकते हो, है कि नहीं। कहेगा वही काम करने के लिए, अब क्वेश्चन अगर पेडागॉजी में बनाना हो तो क्या होगा, कक्षा 5 में पढ़ रही रीता की माँ वो IAS अधिकारी है, लेकिन रीता को गणित का गा पढ़ने में समस्या होती है, अर्थात उससे एक में एक जोड़ना नहीं आता, क्लास 5th में है, लेकिन उसकी मम्मी IAS है, तो ज़रूरी है कि मम्मी IAS है तो बच्ची भी उस तरीके हो सकता है वो लता मंगेशकर हो सकता है वो बढ़िया डांसर हो सकता है कि कंगना रनौत जैसी कलाकार हो, है कि नहीं। तो सबकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं, मानसिकताएँ अलग अलग होती हैं, है कि नहीं। तो रुचि के आधार पर पढ़ेगा, अब वो भी DM बन जाएगा। जैसे वो आपने देखा होगा 3 इडियट का एक छोटा सा पार्ट, बच्चा पैदा हुआ नहीं उल्टे लटका के मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ और देखिए, ऐसा कोई नहीं कहा होगा मेरा बेटा मास्टर साहब बनेगा, ऐसा सुना है कभी। जैसे लगता बड़ा तुच्छ चीज़ हो गया मास्टर ना। समाज में बड़ी गंदगी फैली हुई यार, जबकि समाज को दिशा देने वाला ही एक अध्यापक होता है, आप ही लोग हो। इन्हीं से पढ़ के लोग DM SDM होते हैं, एक गुरु से ही ना, ये बहुत बड़ा पद है अगर देखा जाए तो। तो आइए चलते हैं, आज जो भी होता आप लोग भाई, तो आधे टीचर तो है ये हो, डिग्री ले लिया तो आप अध्यापक ही हो, है ना, इसमें टेंशन की बात नहीं है। लेकिन रियल अध्यापक तब होगे जब पाओगे सिलेक्शन, नहीं तो चुभेगा। अगर कोई का मार साहब नमस्ते, बहुत दर्द होगा, लगेगा कील ठोक दिया किसी ने हृदय में। चलिए मेंडल का सिद्धांत करते हैं। मेंडल का सिद्धांत क्या भाई, तो मेंडल के सिद्धांत की मैं बात करूं, मेंडल का सिद्धांत, मेंडल ने सबसे पहली बात कहता है, मेंडल ने किस पर प्रयोग किया, मेंडल का प्रयोग किस पर है भाई, तो देखो भाई मेंडल ने प्रयोग किया मटर के दाने पर। किस पर, मटर के दाने पर। किस पर प्रयोग किया भाई, मटर के दाने पर प्रयोग किया। एक बात तो हो गई क्लियर, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो इतना जानो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन कहेगा कि मटर के दाने पर प्रयोग किया किसने, मेंडल ने, लैमार्क ने, कोहलर ने, वाइगोत्स्की ने, तो किसने, मेंडल ने। मटर के दाने पर प्रयोग करने के पीछे उद्देश्य क्या था, आनुवांशिकता था, आनुवांशिकता को बताना था, आनुवांशिकता को बताना था, या आनुवांशिकता को प्रूफ करने के लिए, आनुवांशिकता को प्रूफ करने के लिए।
है ना, कोई एक जरिया होना चाहिए ना, एक माध्यम। क्यों, आखिर ऐसे थोड़ी कोई प्रयोग करने लगता है। तो आनुवांशिकता को प्रूफ करने के लिए, अच्छा आनुवांशिकता तो समझ में आ गया होगा, गुण दोष इत्यादि वगैरह, उसमें परिवर्तन अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत भी आपने देखा लैमार्क का। तो अब आप देखिए उद्देश्य क्या था, आनुवांशिकता को बताने के लिए मटर के दाने पर रिसर्च किया। लैमार्क भी आगे देखिए, विकास का जो सिलसिला चला 18वीं शताब्दी, 17, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, ये जो सिलसिला चला दोस्तों, उसमें ये लोग भी आ गए, ये जीव शास्त्री थे, जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे, लेकिन देखिए ये लोग भी आ गए क्योंकि इनसे संबंधित बात आ चुकी थी। विकास को प्रभावित करने में ये मतलब था, कैसे प्रजातियाँ अलग हो जाती हैं, तो क्यों ना आए भाई साइकोलॉजी में, ये लोग हैं, इनके भी नियम तो आएंगे, तो क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मेंडल ने मटर के दाने पर रिसर्च किया, ठीक, और आनुवांशिकता को बताने के लिए मेंडल ने जो मटर के दाने पर रिसर्च किया, मेंडल ने क्या किया, पहले मटर के कुछ बीज लिए और उसको एक जगह क्या किया, बो दिया, मटर उगा, है ना, बो दिया, फिर इसमें से लिया बीज, है ना, फिर उसने इस पे बो दिया, ठीक। अब क्या किया, फिर इनमें से कुछ बीज और इनमें से फिर यहाँ बो दिया, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया, इनमें से कुछ लेकर के, इनमें से कुछ लेकर के, इनमें से कुछ लेकर के फिर बो दिया, ठीक। देखिए ऐसे करते रहे, अंततः उन्होंने देखा, फिर इनमें से ले लिया, फिर इनमें से, फिर इनमें से, फिर इनमें से, ठीक। सब मटर है, टमाटर नहीं हो जाएगा, इतना भी परिवर्तन नहीं हो जाएगा, खाली स्वरूप बदलेगा, मटर से टमाटर नहीं हो जाएगा, ठीक है। मटर ये टमाटर लिख दिए, मटर ये, ठीक। अब ये क्या है, ये मटर का जो स्वरूप था ये आनुवांशिकी तौर पर, या मैं कहूँ ये आनुवांशिकी तौर पर परिवर्तित मिला, परिवर्तित था, किस गुण के आधार पे, अपने पूर्व वाले, इससे परिवर्तित मिला इसका गुण। किस किस आधार पर परिवर्तन था इसमें, तो इसमें क्या क्या परिवर्तन था वो देखो, इनकी पत्तियों में, इनके पत्तियों में परिवर्तन, डंठल में परिवर्तन, और क्या है, उनकी लंबाई में भी परिवर्तित है, मतलब उसकी पत्तियाँ डंठल जो हरे थे वो थोड़ी सी अलग कलर के हुए, उनकी जो, अब इनकी जो सीड थी, अब क्या हुआ, जो ये बोया गया ये वाला, अब इसमें से जब डायरेक्ट बोया गया ना अगले में, तो पता चला इससे जो मटर का बीज उत्पन्न हो रहा है, जो मटर उत्पन्न हो रही है वो इससे बिल्कुल अलग था। ये देखो सबसे अलग, ये जो है जो इससे निकला, अब क्या है ना, इसमें से नहीं लिया, अब क्या किया, ये जो निकला ये अपने पहले स्वरूप से परिवर्तित स्वरूप था। क्या हुआ, परिवर्तित स्वरूप था, ये अलग था। और जब यह अलग था तो बताया इन्होंने कहा कि अगर आनुवांशिकी है तो देखो कि पहले मटर की अपेक्षा जो मैं ये वाला कर रहा हूँ, इसकी डंठल में, इसकी पत्तियों में, इसकी लंबाई में, इसके स्ट्रक्चर में, सब कुछ में बदलाव आ चुका है। और इन्होंने प्रूफ कर दिया कि आनुवांशिकता और मटर के दाने पर बताया कि यह आनुवांशिकी के कारण हुआ, यह आनुवांशिकी परिवर्तन के कारण हुआ। तो मेंडल ने इस चीज़ को बताने के बाद इन्होंने बताया, मिटा सकते हैं आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मेंडल ने इस सिद्धांत को बताने पर बताया, इसमें दो, मेंडल ने आनुवांशिकता को दो रूपों में प्रूफ किया, दो नियम बताए। मेंडल ने आनुवांशिकता के दो नियम बताए, दो नियम बताए। किसने भैया, लिख दे रहे हैं, मेंडल ने। दो नियम कौन कौन से थे, पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत,
और स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत, स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। अब ये जो मैंने ये आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में और क्या है, टेट में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं विगत प्रीवियस ईयर जो पेपर थे टेट के 2011 से लेके अब तक का। तो पृथक्करण का सिद्धांत और स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। अब आपसे क्वेश्चन कहता है, देखिए मैं यहाँ पे आपके जो शॉर्ट नोट्स आप तैयार करते हो मैं यहीं पे, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो शॉर्ट नोट्स आपका यहीं तैयार है कि नहीं। आप कहते हैं मेंडल का सिद्धांत, मेंडल ने किस पर प्रूफ किया भाई, आनुवंशिकता को प्रूफ किया। और आनुवंशिकता को प्रूफ करने के लिए किस पर रिसर्च किया, मटर के दाने पर रिसर्च किया। और आनुवंशिकता को के दो नियम बताए मेंडल ने, पृथक्करण का सिद्धांत और स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। अब समझने की ज़रूरत है कि पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है ना। अब समझने की ज़रूरत है पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। तो पृथक्करण का सिद्धांत क्या है भाई, पृथक्करण के सिद्धांत में पहले बिंदु को मैं समझा रहा हूँ। पृथक्करण के सिद्धांत में बताया मेंडल ने, जब कुछ पीढ़ी के बाद दूसरी, तो क्या है पृथक्करण का सिद्धांत, मतलब कि जैसे मैंने बताया अपने पहले बीज के अपने आखिरी वाले में क्या है, उसमें अंतर आ गया और ये क्या कर दिया, उसको अपने पहले वाले स्वरूप से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। यही क्या था पृथक्करण का सिद्धांत। जब वीडियो को बढ़ा के देखेंगे आप लोग तो समझ में नहीं आएगा, लगातार वीडियो देखिए आखिरी तक, पूरा का पूरा मैटर समझ में आएगा। नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, नोट्स में खाली मुख्य बिंदु लिखिए, बाकी थियरी तो हम यहाँ से बोल ही रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में इतना पोथा तो पूरी किताब ही लिखिए, किताब पे पढ़ के जाओ फिर, है कि नहीं। हमारा आवश्यकता इसलिए है कि आप किसी बड़े से बड़ी समस्या को छोटा कर सको। ठीक, आते हैं तो पृथक्करण के सिद्धांत में है कि पृथक्करण में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में वह गुण दिखाई पड़े। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जो पहले की पीढ़ी में गुण था वह उससे पृथक हो, तो पृथक्करण का सिद्धांत कहलाया, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, बाद में कुछ पीढ़ी, बाद में कुछ पीढ़ी में दिखाई पड़ना। दिखाई पड़ा कह लीजिए। ठीक, अब देखिए दूसरी बात मैं कर लूँ, ये इसमें क्या भैया कि जैसे कि मेंडल ने जो यह बात बताया, अलग अलग पौधे में, मतलब क्या है, अलग अलग पौधे के अलग दिखना। स्वतंत्र छटाई, अगले वाले का क्या है, दूसरे वाले से एकदम अलग होना, अलग पौधे का अलग दिखना। अब दिखने के आधार का मतलब है, दिखने से तात्पर्य यह है कि उसके गुण में ही, है ना, उसके बीज में भी अंतर आ गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, तो आखिरी बिंदु आप देख लीजिए, और इसमें कुछ अब तो रहा ही नहीं, ये भी एक समझ में आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो महा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब ये देखिए, आनुवांशिकी या आनुवांशिका में प्रचलित सिद्धांत। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक एक नंबर का, और हर साल एक एक नंबर का रखेगा। सुपर टेट के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आनुवांशिकी या वंशानुक्रम या इनहेरिटेंसी के प्रचलित सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। तो कहेगा बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, मेंडल बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत आनुवांशिकता के अंतर्गत आता है। आनुवांशिका, समानता का सिद्धांत आनुवांशिकी के अंतर्गत सिद्धांत आता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवांशिकता के अंतर्गत आता है। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत या स्थानांतरण का सिद्धांत, ये भी आता है। अर्जित गुणों में आपने देखा लैमार्क को, मेंडल का सिद्धांत, ये भी आनुवांशिकता को प्रूफ करने के लिए आता है। अब यही सिद्धांत जो आपने पढ़ा, देखिए अलग अलग निकाल के आ जाता है। अब पूछता है किसके आता है, या कहेगा अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया, या कहेगा मटर के दाने पर किसने दिया, प्रत्यागमन का सिद्धांत सोरेनसन ने दिया, समानता का सिद्धांत किसने दिया, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया। तो बस ये सब सारी चीज़ें कितना है, क्या है, आनुवांशिकी को प्रूफ करने के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने हैं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा, और आप लोग वीडियो को देखिए, लोगों तक पहुँचाइए, और इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।